कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेहद ताकतवर डीमोनिक पाथ कल्टीवेटर सीधे क्लाउड हिडन सेक्ट पर हमला कर देती है। आते ही वो पूरे सेक्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्लाउड हिडन सेक्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज वो पूरे सेक्ट का सफाया कर देगी और यहाँ मौजूद सारे कीमती ट्रेजर्स अपने साथ ले जाएगी। उसकी बात सुनते ही पूरे सेक्ट में अफरा तफरी मच जाती है और सभी डिसाइपल्स घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर आउटर डिसाइपल लिन युआन बिल्कुल आराम से अपना स्क्रैप कलेक्टिंग का काम कर रहा होता है। वो पूरे सेक्ट में घूम घूम कर आवाज लगाता है कि जिसके पास भी बेकार पिल्स, टूटी हुई फ्लाइंग सॉर्ड्स, पुराने मैजिक वेपन्स या इस्तेमाल न होने वाली कल्टीवेशन टेक्निक्स हों, वो सब उसे बेच सकता है। तभी एक डिसाइपल भागते हुए उसके पास आता है और घबरा कर कहता है, लिन युआन, तुम अभी भी स्क्रैप कलेक्ट कर रहे हो? डिमोनिक पाथ ने सेक्ट पर हमला कर दिया है, जल्दी यहां से भागो। लेकिन लिन युआन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई देता। कुछ ही देर बाद वो डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर भी उसके सामने आ जाती है। वो लिन युआन को ऊपर से नीचे तक देखती है और जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, क्लाउड हिडन सेक्ट में क्या अब लड़ने वाले खत्म हो गए हैं? जो मेरे सामने एक स्क्रैप कलेक्टर को भेज दिया? दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी यहीं रिफाइन कर दूंगी। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो यहां लड़ाई करने नहीं बल्कि सिर्फ स्क्रैप कलेक्ट करने आया है। उसकी ये बात सुनकर डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर और भी गुस्से में आ जाती है। वो बिना किसी चेतावनी के सीधे लिन युआन पर हमला कर देती है। उसी समय लिन युआन अपने पास पड़े स्क्रैप के ढेर में हाथ डालता है और वहां से एक पुरानी तलवार निकाल लेता है। अगले ही पल वो सिर्फ एक ही वार करता है। उसकी सॉर्ड स्ट्राइक इतनी तेज होती है कि डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर संभल भी नहीं पाती और उसी एक अटैक में हार जाती है। ये देखकर आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि कबाड़ इकट्ठा करने वाला ये साधारण आउटर डिसाइपल आखिर इतना ताकतवर कैसे निकला। कुछ समय बाद लिन युआन अपने पास बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स गिनता है। उसके पास केवल 48 स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं, जिससे वो चिंतित हो जाता है। तभी इनर डिसाइपल सू युन की उसके पास आता है। उसके पास 30 खराब हो चुकी स्पिरिट गैदरिंग पिल्स होती हैं, जो अब किसी काम की नहीं रही। लिन युआन उन्हें देखकर कहता है कि वो उन सभी को 3 स्पिरिट स्टोन्स में खरीद सकता है। सू युन की पहले तो हैरान होता है, क्योंकि खराब हो चुकी पिल्स की अब कोई कीमत नहीं बची थी। लिन युआन बताता है कि वो एल्केमी का अध्ययन कर रहा है और देखना चाहता है कि क्या इन खराब पिल्स को दोबारा शुद्ध करके इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है। ये सुनकर सू युन की खुशी खुशी सौदा स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सू युन की अपनी पिछली लड़ाई में टूट चुकी फ्लाइंग सॉर्ड भी लिन युआन को बेचने की बात करता है। लिन युआन बताता है कि वो केवल पिल्स ही नहीं बल्कि टूटे हुए मैजिक वेपन्स भी खरीदता है, क्योंकि वो वेपन क्राफ्टिंग का भी अध्ययन कर रहा है। इसी दौरान कहानी लिन युआन के अतीत का खुलासा करती है। वो बताता है कि अपने पिछले जीवन में वो फॉरबिडन सिटी में प्राचीन वस्तुओं की मरम्मत करने का काम करता था। एक दिन एक पुराने डबल ईयर्ड राउंड कॉल्ड्रन की मरम्मत करते समय उसका पुनर्जन्म इस कल्टीवेशन दुनिया में हो गया और वो क्लाउड हिडन सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल बन गया। उसके साथ आया यही रहस्यमयी राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कॉल्ड्रन खराब हो चुकी पिल्स और टूटे हुए मैजिक वेपन्स को उनकी मूल अवस्था में वापस ला सकता है। इसी वजह से वो सेक्ट में बेकार समझी जाने वाली हर चीज खरीदता रहता है। धीरे धीरे इसी काम से उसने काफी स्पिरिट स्टोन्स बचा लिए। कई वर्षों तक बेहद सादा जीवन जीकर उसने लगभग 60 स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे किए और अपनी कल्टीवेशन को छियाई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर तक पहुंचा दिया। बाद में राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन से ठीक की गई पिल्स का उपयोग करने के बाद उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी और वो सीधे शियाई रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक पहुंच गया। इस शक्ति के साथ वो आउटर सेक्ट के मजबूत डिसाइपल में गिना जाने लगा। कुछ समय बाद आउटर सेक्ट का बदनाम डिसाइपल ले ब्याओ उसके पास आता है। वो कुछ साधारण पत्थरों को कीमती वस्तु बताकर लिन युआन को धोखा देने की कोशिश करता है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि ये केवल साधारण पत्थर हैं और इन्हें खरीदने से साफ इनकार कर देता है। ले ब्याओ गुस्से में अपनी पहचान बताता है और धमकी देता है कि उसके सामने कोई इनकार नहीं करता। लेकिन लिन युआन जानता है कि ले ब्याओ हमेशा कमजोर लोगों को डराता है और ताकतवर लोगों से डरता है। अब जबकि उसकी कल्टीवेशन पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो साफ कह देता है कि वो पत्थर नहीं खरीदेगा और ले ब्याओ उन्हें वापस ले जाए। अपनी धमकी का कोई असर न देखकर ले ब्याओ लड़ाई शुरू कर देता है। लिन युआन भी पीछे नहीं हटता और दोनों के बीच भिड़ंत होती है। अंत में ले ब्याओ हार जाता है। जाते जाते वो इस अपमान का बदला लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। ले ब्याओ के जाने के कुछ ही समय बाद एक खूबसूरत युवती लिन युआन के पास आती है। वो अपना परिचय म्यू चिंगशु के रूप में देती है और बताती है कि वो सेक्ट की एक कोर डिसाइपल है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि कोर डिसाइपल होने का मतलब है कि उसकी कल्टीवेशन कम से कम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में है। म्यू चिंगशु पूछती है कि क्या लिन युआन सचमुच बेकार हो चुकी पिल्स और टूटे हुए मैजिक वेपन्स खरीदता है। लिन युआन विनम्रता से बताता है कि उसका काम यही है, लेकिन वो बहुत ऊंची कीमत नहीं दे सकता। म्यू चिंगशु बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी खराब पिल्स और एक टूटी हुई फ्लाइंग सॉर्ड उसे बेच देती है। इसके बाद वो अपनी पुरानी सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक भी बेचने का प्रस्ताव रखती है। लिन युआन इस टेक्निक को देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसके पास केवल 7 स्पिरिट स्टोन्स ही बचे होते हैं। वो ईमानदारी से अपनी स्थिति बताता है कि एक आउटर डिसाइपल होने के कारण उसके पास इससे अधिक स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। थोड़ी बातचीत के बाद म्यू शिंगशु 7 स्पिरिट स्टोन्स में ही टेक्निक बेचने के लिए तैयार हो जाती है। लिन युआन खुशी खुशी सौदा पूरा कर लेता है।
अब उसके पास दूसरी श्रेणी की पिल्स और सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक दोनों आ चुके होते हैं। वो सोचता है कि अगर कोई उसे इस तरह खुशी से हंसते हुए देख ले तो बेवजह शक कर सकता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार करता है। उसकी एट्रीब्यूट लेस स्पिरिचुअल रूट के कारण वो साधारण कल्टीवेटर्स की तुलना में स्पिरिट शी बहुत कम अवशोषित कर पाता है। एक स्पिरिट कंट्रोल पिल की केवल 40% स्पिरिचुअल एनर्जी ही उसके शरीर में समा पाती है, जबकि बाकी अशुद्धियों के कारण व्यर्थ चली जाती है। इसी वजह से उसे दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक कल्टीवेशन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। भारी मात्रा में पिल्स का उपयोग करने के बाद वो आखिरकार शियाई रिफाइनिंग के 10वें स्तर की ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करना होता है। इसी समय ले ब्याओ फिर से लौटता है, लेकिन इस बार उसके साथ आउटर सेक्ट का सबसे शक्तिशाली डिसाइपल लाई फेंग भी होता है। ले ब्याओ चाहता है कि ली फेंग उसके अपमान का बदला लेफ्टिनेंट ली फेंग, जो की रिफाइनिंग के 10वें स्तर का सबसे ताकतवर डिसाइपल माना जाता है, लिन युआन को चुनौती देता है। लिन युआन बिना डरे उसका सामना करता है। वो साफ कह देता है कि अब वो पहले वाला लिन युआन नहीं रहा और किसी भी नाम से वो डरने वाला नहीं है। ली फेंग सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का प्रयोग करके उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा ले ब्याओ ने बताया था। ली फेंग तुरंत अपना रवैया बदल देता है। वो कहता है कि ले ब्याओ ने उसे गलत जानकारी देकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। वो इस पूरे विवाद के लिए ले ब्याओ को दोषी ठहराता है और वापस जाकर उसे सबक सिखाने की बात कहता है। लिन युआन उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देता है और जाते जाते कहता है कि अपनी कटी हुई कान भी साथ ले जाए ताकि उसकी जगह गंदी न हो। इस घटना के बाद पूरे आउटर सेक्ट में लिन युआन की ताकत की चर्चा फैल जाती है। सभी डिसाइपल ये मानने लगते हैं कि जिसने ली फेंग जैसे विशेषज्ञ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उससे दुश्मनी लेना समझदारी नहीं होगी। हालांकि लिन युआन की एक नई समस्या सामने आती है। उसके पास स्पिरिट स्टोन्स लगभग खत्म हो चुके हैं और अब वो पहले की तरह स्क्रैप रिसाइकलिंग का काम जारी नहीं रख सकता। वो सोचता है कि अगर वो सेक्ट के भीतर बड़ी मात्रा में स्पिरिट गैदरिंग पिल्स बेचेगा तो लोग उस पर शक करने लगेंगे और उसकी सबसे बड़ी ताकत उजागर हो सकती है। इसलिए वो निर्णय लेता है कि सेक्ट के बाहर आसपास के शहरों की दुकानों में जाकर इन्हें बेचना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उधर ले ब्याओ की हालत देखकर बाकी डिसाइपल बताते हैं कि वो लिन युआन के डर से सेक्ट छोड़कर पहाड़ के नीचे चला गया है। ये सुनकर लिन युआन मन ही मन सोचता है कि अगर भविष्य में पहाड़ के बाहर उसका सामना ले ब्याओ से हो गया तो बिना किसी गवाह के वो इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। इसी सोच के साथ वो भी पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो सेक्ट के क्वेस्ट हॉल पहुंचता है और नए सेक्ट क्वेस्ट देखने की इच्छा जताता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि पानी ढोने और लकड़ी काटने जैसे सामान्य क्वेस्ट पहले ही लिए जा चुके हैं और नए क्वेस्ट के लिए उसे कुछ दिन इंतजार करना होगा। लिन युआन क्वेस्ट हॉल में मौजूद सीनियर ब्रदर को बताता है कि वो पानी ढोने या लकड़ी काटने जैसे सामान्य क्वेस्ट लेने नहीं आया है। उसका इरादा पहाड़ से नीचे शहर जाने का है और रास्ते में मिलने वाले ऐसे क्वेस्ट स्वीकार करने का है जो उसी दिशा में पड़ते हो। वहीं उसकी मुलाकात ल्यू छिंगपिंग से होती है। ल्यू छिंगपिंग उसका नाम पूछता है और लिन युआन विनम्रता से अपना परिचय देकर बताता है कि ये उसका पहला क्वेस्ट है, इसलिए वो उससे कुछ मार्गदर्शन चाहता है। ल्यू छिंगपिंग उसकी कल्टीवेशन देखकर प्रभावित हो जाता है। वो कहता है कि 10 दिन बाद होने वाले प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में लिन युआन निश्चित रूप से इनर डिसाइपल बन जाएगा। वो ये भी कहता है कि चूंकि ये उसका पहला क्वेस्ट है, इसलिए उसने अब तक अपना अधिकांश समय कल्टीवेशन में लगाया होगा। संभवतः वो इस बार पहाड़ से नीचे जाकर प्रमोशन कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करना चाहता है। इसी कारण ल्यू छिंगपिंग उसे सलाह देता है कि वो किसी भी खतरनाक क्वेस्ट को स्वीकार न करे। अगर इस समय उसे कोई चोट लग गई तो वो प्रमोशन कॉन्फ्रेंस से वंचित रह सकता है। इसके बाद वो लिन युआन को कुछ ऐसे परचेसिंग क्वेस्ट दिखाता है जो रास्ते में ही पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि इनका इनाम बहुत कम है और कई बार ऐसे कामों में अनजाने में किसी का राज पता चल जाने पर जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए अधिकांश डिसाइपल इन्हें लेना पसंद नहीं करते। इसी दौरान लिन युआन की नजर म्यू छिंगशु के क्वेस्ट पर पड़ती है। इस क्वेस्ट में 10 ब्यूटी पिल्स खरीदकर 3 दिनों के भीतर म्यू छिंगशु तक पहुंचानी होती हैं और इसके बदले 5 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम मिलता है। लिन युआन को इनाम कुछ ज्यादा लगता है, इसलिए वो पूछता है कि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड इतना अधिक क्यों है। ल्यू छिंगपिंग बताता है कि ब्यूटी पिल्स की कीमत ही 3 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है और पूरा पैसा पहले अपनी जेब से देना पड़ता है। यही कारण है कि अच्छा इनाम होने के बावजूद बहुत कम लोग ये क्वेस्ट स्वीकार करते हैं। लिन युआन बिना हिचकिचाए ये क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। उसे याद दिलाया जाता है कि 3 दिनों के भीतर ब्यूटी पिल्स म्यू छिंगशु तक पहुंचानी होंगी, नहीं तो क्वेस्ट असफल माना जाएगा। लिन युआन आत्मविश्वास के साथ इस शर्त को स्वीकार कर पहाड़ से नीचे शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो एक बड़े पिल शॉप में जाता है। दुकानदार उसे साधारण ग्राहक समझकर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लिन युआन बताता है कि वो पिल्स बेचने आया है। वो पहले कुछ स्पिरिट रिजेनरेशन पिल्स निकालता है। दुकानदार उनकी अच्छी गुणवत्ता देखकर उन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब लिन युआन पूरे 100 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स निकालता है तो दुकानदार तुरंत समझ जाता है कि इतना बड़ा सौदा बाहर नहीं किया जा सकता। वो आदरपूर्वक लिन युआन को दुकान के अंदर वाले हिस्से में ले जाता है और मैनेजर को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर शियान वहां आता है। लिन युआन उससे कहता है कि उसके सेक्ट के एल्डर्स ने ये पिल्स बेचने के लिए उसे भेजा है और वो उचित कीमत चाहता है। मैनेजर चियान मन ही मन अनुमान लगाता है कि ची रिफाइनिंग स्टेज 10 की शक्ति रखने वाला कोई आउटर डिसाइपल साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसे लगता है कि इसके पीछे अवश्य ही किसी सेक्ट एल्डर का हाथ है,
इसलिए वो पूरे सम्मान के साथ व्यापार करता है। वो 100 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स के बदले 80 स्पिरिट स्टोन्स देने का प्रस्ताव रखता है। लिन युआन ये कीमत स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो 10 स्पिरिट नरिशिंग पिल्स भी बेचता है, जिनके बदले उसे 24 स्पिरिट स्टोन्स और मिलते हैं। सौदा पूरा होने के बाद लिन युआन ब्यूटी पिल्स के बारे में पूछता है। मैनेजर शियान बताता है कि उनकी कीमत 3 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है। लिन युआन तुरंत 10 ब्यूटी पिल्स खरीदने की इच्छा जताता है। मैनेजर शियान उसे 10% की छूट देते हुए कुल 27 स्पिरिट स्टोन्स में सभी ब्यूटी पिल्स दे देता है। इसके बाद लिन युआन पूछता है कि क्या दुकान में एलिक्सिर से संबंधित कोई पुस्तक है या मेटल एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक उपलब्ध है। मैनेजर शियान उसके प्रश्न सुनता है, लेकिन लिन युआन बताता है कि अब उसके पास लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स हैं और उसे कुछ अन्य काम भी निपटाने हैं, इसलिए वो वहां से विदा लेकर दुकान से बाहर निकल जाता है। लिन युआन के जाते ही दुकान का एक कर्मचारी मैनेजर चियान को बताता है कि बाहर कुछ लोग उस ग्राहक पर नजर रखे हुए हैं। मैनेजर चियान शांत भाव से कहता है कि जब तक ग्राहक दुकान के भीतर था उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो दुकान से बाहर जा चुका है, इसलिए आगे जो भी होगा उससे वॉन्जेन पेविलियन का कोई संबंध नहीं है। उधर कुछ लोग लिन युआन का पीछा कर रहे होते हैं। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि उनका निशाना उनकी नजरों से ओझल हो गया है और उसे खोजने लगते हैं, लेकिन लिन युआन पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। जैसे ही वे उसे घेरते हैं वो साफ कह देता है कि उसने उन्हें वॉन्जेन पेविलियन से निकलते समय ही पहचान लिया था। उनमें से एक व्यक्ति उसे धमकी देता है कि अपना स्टोरेज बैग सौंप दे, वरना उसकी जान नहीं बचेगी। वे अपना परिचय वेस्ट गार्डन के 3 टायरेंट्स के रूप में देते हैं और अपनी बदनामी का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। लिन युआन बिना डरे उनका सामना करता है। लड़ाई शुरू होते ही सामने वाले समझ जाते हैं कि उसकी असली कल्टीवेशन केवल ची रिफाइनिंग लेवल 7 दिखाई दे रही है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर समझते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान वे उसकी स्वॉर्ड छीन लेने में सफल हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल लिन युआन एक अत्यंत शक्तिशाली एरो का प्रयोग करता है। उसका प्रहार इतना भयानक होता है कि सामने वाले कल्टीवेटर तुरंत घबरा जाते हैं। उनमें से एक दया की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि परिस्थितियों ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया और यदि लिन युआन उसकी जान छोड़ दे तो वो अपना पूरा सामान उसे सौंप देगा। लेकिन लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि अगर वो उसे मार देगा तो उसका पूरा सामान वैसे भी उसी का हो जाएगा। इसके बाद वो अपने विरोधियों को समाप्त कर देता है। इस घटना के बाद लिन युआन को पहली बार एहसास होता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड वास्तव में कितना खतरनाक है। पहाड़ से नीचे आते ही उस पर जानलेवा हमला हो गया। वो सोचता है कि खुले जंगलों की तुलना में शहर के इन कहीं अधिक सुरक्षित हैं। लूट में मिले सामान की जांच करते हुए उसे मेटल एट्रीब्यूट की एक सॉर्ड टेक्निक मिलती है, जिससे उसके कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन्स बच जाते हैं। वो समझ जाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में लगातार होने वाली लड़ाइयों और लूटपाट की एक बड़ी वजह यही है कि इस तरह बहुत कम समय में भारी संपत्ति हासिल की जा सकती है। उसे हमलावरों के स्टोरेज बैग से एक बेहद दुर्लभ वस्तु भी मिलती है। वो उसे देखकर इतना प्रभावित होता है कि मजाक में उसका नाम क्वाई स्टोरेज पिल ऑफ द पैलेस ऑफ लेजर रख देता है। इसके अलावा उसे 6 अत्यंत दुर्लभ सेकंड ग्रेड पिल्स भी मिलती हैं। वो जानता है कि इनकी मांग बहुत अधिक है और एक पिल की कीमत भी 100 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होती। अगर वो इन्हें बेच दे तो आसानी से लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर सकता है। अब उसकी कल्टीवेशन ग्रेड परफेक्शन तक पहुंच चुकी है और अगला कदम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करना है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि तुरंत एक सेकंड ग्रेड पिल खाकर ब्रेक थ्रू की कोशिश करे, लेकिन वो स्वयं को रोक लेता है। वो जानता है कि किसी साधारण इन में ब्रेक थ्रू करना बहुत खतरनाक होगा। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव दूसरों का ध्यान खींच ले तो लालची कल्टीवेटर्स उसे निशाना बना सकते हैं। इसी दौरान पास में एक महिला कल्टीवेटर और दूसरे व्यक्ति के बीच तीखी झड़प शुरू हो जाती है। महिला गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि उसने उसे उकसाया नहीं था, फिर भी उसने उस पर जानलेवा हमला करने की हिम्मत की। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान सामने वाला सॉर्ड टिप सॉर्ड टेक्निक की ड्रॉइंग द सॉर्ड एज अ प्रिजन चाल का उपयोग करता है, लेकिन ये टेक्निक इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करती है कि उसका बोझ तुरंत दिखाई देने लगता है। इनमें चल रही लड़ाई और भी तेज हो जाती है। सामने वाला कल्टीवेटर सॉर्ड टिप सॉर्ड टेक्निक की ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन टेक्निक इस्तेमाल करते ही उसकी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही पल में खत्म हो जाती है। तभी जिस महिला पर उसने हमला किया था वो पलटवार करते हुए उसे दबोच लेती है और गुस्से में कहती है कि चोरी करके अब उसके हाथों में आ ही गया। महिला का हमला इतना तेज होता है कि लिन युआन भी उसकी चाल को ठीक से देख नहीं पाता। वो समझ जाता है कि यह टेक्निक साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपनी जान बचाने के लिए वो चोर तुरंत दया की भीख मांगने लगता है। वो स्वीकार करता है कि वॉन्जन पेविलियन में महिला को खुलकर खर्च करते देखकर उसके मन में चोरी का लालच आया था। वो बार बार कहता है कि ये उसकी पहली गलती है। उसके बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे उसी पर निर्भर हैं, इसलिए उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन महिला उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। वो उसके कपड़ों और भागने के तरीके से समझ जाती है कि वो कोई नया चोर नहीं बल्कि पुराना अपराधी है। वो याद दिलाती है कि वो बिना कुछ कहे उसके कमरे में घुसा और सीधे हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, अब वो झूठ बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहा है। ये सुनकर महिला और क्रोधित हो जाती है और उसे वहीं समाप्त कर देती है। लिन युआन पूछता है कि क्या वो व्यक्ति मर चुका है। साथ आए अंकल लाई बताते हैं कि वो केवल चाय रिफाइनिंग की 9वीं स्तर का कल्टीवेटर था, इसलिए उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। फिर वे लिन युआन का धन्यवाद करते हैं। उनका कहना होता है कि अगर लिन युआन ने मदद न की होती तो वो चोर शायद भाग निकलता। लिन युआन विनम्रता से कहता है कि उसने केवल आत्मरक्षा की थी,
क्योंकि वो व्यक्ति उसके कमरे में घुसते ही हमला करने लगा था। इसके बाद वो उस महिला द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक की प्रशंसा करता है और उसका नाम पूछ बैठता है। महिला तुरंत उसे रोक देती है। वो समझाती है कि किसी कल्टीवेटर से उसकी व्यक्तिगत टेक्निक के बारे में पूछना बहुत बड़ा टबू माना जाता है। फिर भी वो मानती है कि लिन युआन ने उनकी मदद की है और उसका एहसान चुकाना चाहिए। लिन युआन मुस्कुराकर कहता है कि यदि वे सचमुच धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसे कुछ पिल्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स या टेक्निक्स दे सकते हैं। टेक्निक देने से तुरंत मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके सेक्ट की टेक्निक्स बाहरी लोगों को नहीं दी जा सकती। मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी अतिरिक्त नहीं है, इसलिए वे उसे कुछ पिल्स देने का निर्णय लेते हैं। लिन युआन सबसे पहले मसल स्ट्रेंथनिंग पिल्स के बारे में पूछता है। अंकल ली बताते हैं कि उनकी यंग लेडी स्वयं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी कर रही हैं, इसलिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स नहीं दी जा सकती। वे सुझाव देते हैं कि उसकी जगह दूसरी प्रकार की पिल्स ले लें। लिन युआन समझ जाता है कि अभी उसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी पुनः प्राप्त करने वाली पिल्स अधिक उपयोगी रहेंगी। ये सुनकर अंकल ली उसे स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी पिल्स दे देते हैं। लिन युआन आदरपूर्वक उनका धन्यवाद करता है और दोनों पक्ष अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जाते समय अंकल ली देखते हैं कि बाहर मौजूद कई लोग लालच भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। वे तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में अंकल ली कहते हैं कि लिन युआन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक समझदार है। उधर दूसरी ओर कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि रात में शहर के पश्चिमी हिस्से में रुकना सुरक्षित नहीं होगा। उनका मानना है कि शहर के द्वार खुलने तक पूर्वी हिस्से में इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। इसी दौरान लिन युआन मन ही मन सोचता है कि बाइफेंग प्रीफेक्चर में चोरी और लूट से बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी सीधे मौत का कारण बन सकती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिन लोगों का वो पीछा कर रहा था उनके पास फ्लाइंग आर्टिफैक्ट्स नहीं है, इसलिए उनकी गति धीमी है। वो उन्हें देखकर कहता है कि वो उन्हें ढूंढने की सोच ही रहा था, लेकिन वे स्वयं उसके सामने आ गए। सामने लिंग लिंग्यून दिखाई देता है। लिन युआन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लिंग लिंग्यून बिना छिपाए कहता है कि वो उसे मारने आया है। उसका कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका डाउ हार्ट प्रभावित हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति अचानक बदल जाती है। लिंग लिंग्यून का साथी डरकर सच्चाई बता देता है। वो बार बार दया की भीख मांगते हुए कहता है कि ये सब लेई ब्याओ की योजना थी और वही उसे इस काम में घसीट कर लाया था। उसका दावा होता है कि वो स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता था। लिन युआन उन्हें परास्त कर देता है। उनके स्टोरेज बैग की जांच करने पर उसे बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलते हैं। वो देखकर समझ जाता है कि सामने वाला अपना लगभग पूरा सामान साथ लेकर आया था। ये उसके लिए एक अप्रत्याशित लाभ साबित होता है। अब उसके पास पर्याप्त पिल्स भी हैं और स्पिरिट स्टोन्स भी। इन संसाधनों के कारण उसकी कल्टीवेशन पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है और अब वो पहले जैसी कमजोर स्थिति में बिल्कुल नहीं रहा। संसाधन जुटाने के बाद लिन युआन तुरंत क्लाउड हिडन सेक्ट लौट आता है। वो मन ही मन खुश होता है कि उसने समय रहते म्यू शिंगशुओ के लिए ब्यूटी पिल्स खरीद लिए। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता क्वेस्ट पूरा करके रिवॉर्ड प्राप्त करना है, क्योंकि उसके पास फिर से स्पिरिट स्टोन्स लगभग समाप्त हो चुके हैं। वो सोचता है कि यदि म्यू शिंगशुओ का मूड अच्छा हुआ तो शायद क्वेस्ट रिवॉर्ड के अलावा कुछ अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स भी मिल जाएं। लेकिन अगले ही पल वो स्वयं को याद दिलाता है कि म्यू शिंगशुओ भी कोई बहुत अमीर कोर डिसाइपल नहीं लगती, इसलिए उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोर डिसाइपल एरिया में पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि आउटर डिसाइपल्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लिन युआन समझाता है कि उसने म्यू चिंगशुए का क्वेस्ट स्वीकार किया था और वही पूरा करने आया है। ये सुनते ही एक सीनियर डिसाइपल शाओ छेन का रवैया बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर बात म्यू चिंगशुए की है तो वो स्वयं उसे वहां तक ले जाएगा। रास्ते में वो मजाक करते हुए कहता है कि लिन युआन शायद म्यू चिंगशुए को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर में वे म्यू चिंगशुए के सामने पहुंच जाते हैं। शाओ छेन उसका परिचय कराता है और बताता है कि यही वो आउटर डिसाइपल है जिसने उसका क्वेस्ट स्वीकार किया था। म्यू चिंगशुए लिन युआन को पहचान लेती है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच पिल्स का व्यापार हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका क्वेस्ट भी लिन युआन ही पूरा करेगा। लिन युआन ब्यूटी पिल्स निकालकर उसे सौंप देता है और कहता है कि वो कल्टीवेशन सप्लाईज खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे गया था, इसलिए उसी दौरान उसके लिए भी पिल्स खरीद लाया। म्यू चिंगशुए पिल्स की जांच करती है और पुष्टि करती है कि ये सचमुच वानजेन पवेलियन की ब्यूटी पिल्स हैं। शाओ चेन को तभी पता चलता है कि म्यू चिंगशुए ने ब्यूटी पिल्स मंगवाई थीं। वो कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो स्वयं ये काम कर देता। इसी बीच लिन युआन के मन में एक नई चिंता पैदा होती है। उसे याद आता है कि उसने ब्यूटी पिल्स खरीदने में अपने लगभग सभी स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे। वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि म्यू चिंगशुए के पास अभी भुगतान करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स ही न हो। कुछ झिझक के बाद म्यू चिंगशुए सच स्वीकार करती है। वो विनम्रता से पूछती है कि क्या वो कुछ दिनों बाद भुगतान कर सकती है, क्योंकि उसने अपने सारे स्पिरिट स्टोन्स ब्यूटी पिल्स खरीदने में खर्च कर दिए हैं। लिन युआन उसकी स्थिति देखकर भी परेशान हो जाता है। वो साफ कहता है कि उसने कई वर्षों तक गरीबी में जीवन बिताया है और अब उसके पास एक भी अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन नहीं बचा। अगर भुगतान नहीं मिला तो उसके पास स्वयं कल्टीवेशन के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तभी शाओ चेन बीच में बोल पड़ता है। वो लिन युआन को ताना मारते हुए कहता है कि एक आउटर डिसाइपल होकर वो कोर डिसाइपल से स्पिरिट स्टोन्स की चिंता कर रहा है। लिन युआन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है कि वो सचमुच केवल एक आउटर डिसाइपल है और उसके पास बहुत कम स्पिरिट स्टोन्स हैं। सामने वाले सभी लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए उनके लिए 30-35 स्पिरिट स्टोन्स का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन उसके लिए यही पूरी पूंजी है। शाओ चेन इस बात पर नाराज हो जाता है और उसे धमकाने लगता है। लिन युआन भी बिना डरे पूछता है कि क्या वो केवल 35 स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक आउटर डिसाइपल को मार देगा? क्या ऐसी बात पूरे सेक्ट में उसका मजाक नहीं बन जाएगी? म्यू चिंगशुए दोनों
दोनों के बीच बढ़ते विवाद को रोक देती है। वो शाओ चेन से अनुरोध करती है कि यदि उसके पास स्पिरिट स्टोन्स हों तो फिलहाल लिन युआन को दे दे। वो वादा करती है कि बाद में उसे पूरा भुगतान लौटा देगी। शाओ चेन पहले तो कहता है कि उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन म्यू चिंगशुए जोर देकर कहती है कि वो किसी का उधार नहीं रखना चाहती। आखिरकार शाओ चेन अनिच्छा से स्पिरिट स्टोन्स निकालकर लिन युआन को दे देता है। लिन युआन तुरंत गिनकर देखता है। पिल्स पर खर्च हुए 30 स्पिरिट स्टोन्स और क्वेस्ट रिवॉर्ड के 5 स्पिरिट स्टोन्स मिलाकर पूरे 35 स्पिरिट स्टोन्स मौजूद होते हैं। संतुष्ट होकर वो म्यू चिंगशुए और शाओ चेन दोनों का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। लिन युआन के जाने के बाद शाओ चेन नाराज होकर कहता है कि वो आउटर डिसाइपल बहुत घमंडी है, लेकिन म्यू चिंगशुए शांत स्वर में जवाब देती है कि लिन युआन ने उसका क्वेस्ट पूरी ईमानदारी से पूरा किया था, इसलिए उसे उसका पूरा भुगतान मिलना ही चाहिए था। म्यू चिंगजुए से विदा लेते समय वो शाओ चेन का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि उधार लिए गए स्पिरिट स्टोन्स जल्द ही लौटा देगी। दूसरी ओर लिन युआन मन ही मन समझ जाता है कि शाओ चेन उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता। उसे यकीन हो जाता है कि शाओ चेन इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेगा। वापस लौटते हुए लिन युआन सावधान रहने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर कोई आउटर डिसाइपल सेक्ट के बाहर मर भी जाए तो शायद ही कोई उसकी परवाह करेगा, इसलिए फिलहाल उसे अपनी ताकत छिपाकर ही चलना होगा। उसके पास अब कुल 6 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। एक पल के लिए उसका मन करता है कि तुरंत ब्रेक थ्रू कर ले, लेकिन वो जल्दी ही ये विचार छोड़ देता है। वो समझता है कि अगर एक साधारण आउटर डिसाइपल अचानक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच गया तो सेक्ट के सभी बड़े लोग उस पर शक करने लगेंगे। इसलिए वो तय करता है कि प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में पहले चाई रिफाइनिंग लेवल 10 की ग्रेट परफेक्शन अवस्था में ही हिस्सा लेगा और सही समय आने तक अपनी असली शक्ति छिपाकर रखेगा। इसी दौरान उसे म्यू छिंगजो के बारे में एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है। वो जानता है कि जिस कोर डिसाइपल से उसने स्पिरिट स्टोन्स के लिए बहस की थी वो कोई साधारण डिसाइपल नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर म्यू योंटियन की बेटी है। अब उसे समझ आता है कि म्यू शिंगशुओ का आत्मविश्वास आखिर किस वजह से था। कुछ ही दिनों बाद प्रमोशन कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। नियम स्पष्ट होते हैं। आउटर सेक्ट के शीर्ष 10 डिसाइपल इनर डिसाइपल बनेंगे, जबकि इनर सेक्ट के शीर्ष 3 डिसाइपल को कोर डिसाइपल बनने का अवसर मिलेगा। पहले मुकाबले में लिन युआन का सामना वैंग शुआन से होता है। एल्डर घोषणा करते हैं कि प्रतियोगिता के दौरान किसी की हत्या नहीं की जाएगी। दर्शकों में मौजूद कुछ लोग चाहते हैं कि लिन युआन किसी भी कीमत पर इनर सेक्ट में प्रवेश न कर सके। वे वांगशुआन को उकसाते हैं कि वो लिन युआन को गंभीर रूप से घायल कर दे। मुकाबला शुरू होने पर लिन युआन शांत भाव से वांगशुआन से कहता है कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे, इसलिए वांगशुआन चाहे तो अभी हार मान सकता है, लेकिन वांगशुआन पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो अपनी एक फायरबॉल तालिस्मान निकालता है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बताता है। इतनी कम दूरी से छोड़ा गया फायरबॉल सामान्य ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर के लिए बचना लगभग असंभव माना जाता है। लिन युआन बिना घबराए पहले लूटा हुआ शील्ड निकालता है। शील्ड आसानी से फायरबॉल का हमला रोक देता है। इसके बाद वो पलटवार करता है। वांगशुआन की फ्लाइंग सॉर्ड भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। वांगशुआन हार नहीं मानता, लेकिन लिन युआन अपनी ताकत नियंत्रित रखते हुए उसे परास्त कर देता है। वो जानबूझकर उसे जान से नहीं मारता। इस मुकाबले को देखकर कई एल्डर्स चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि लिन युआन की वास्तविक कॉम्बैट पावर साधारण आउटर डिसाइपल जैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह संदेह भी उठता है कि उसके पास इतने अधिक मैजिकल आर्टिफैक्ट्स आखिर आए कहां से। वे यहां तक सोचने लगते हैं कि कहीं वो किसी दूसरे सेक्ट द्वारा भेजा गया जासूस तो नहीं। जब सेक्ट मास्टर इस बारे में जानकारी मांगते हैं तो कुछ डिसाइपल बताते हैं कि लिन युआन मेहनती है, समझदार है और हाल ही में पहाड़ से नीचे गया था। म्यू छिंगशियो भी बताती है कि लिन युआन ने उसका क्वेस्ट पूरा किया था और केवल ब्यूटी पिल्स खरीद कर दिए थे। वो उसे बस एक ईमानदार व्यापारी के रूप में जानती है। सेक्ट मास्टर बाकी एल्डर्स से कहते हैं कि निम्न स्तर के कल्टीवेटर्स के लिए थोड़े से स्पिरिट स्टोन्स जुटाना भी बहुत कठिन होता है, इसलिए केवल इस आधार पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रमोशन कॉन्फ्रेंस के पहले चरण के बाद शीर्ष 10 डिसाइपल सफलतापूर्वक इनर डिसाइपल बन जाते हैं, जिनमें लिन युआन भी शामिल होता है। उन्हें आधिकारिक रूप से यूनियन सेक्ट का इनर डिसाइपल घोषित किया जाता है। लेकिन प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं होती। एल्डर्स घोषणा करते हैं कि इन 10 इनर डिसाइपल्स के बीच आगे भी मुकाबले होंगे और शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वालों को विशेष पुरस्कार मिलेगा। इनाम सुनकर सभी उत्साहित हो जाते हैं। पहले 3 स्थानों के लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल और एक क्वाई स्टोरेज पिल रखी गई है। लिन युआन मन ही मन हिसाब लगाता है कि उसके पास पहले से कई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। यदि उसे एक और मिल गई तो भविष्य में बेचकर सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स कमाए जा सकते हैं। अगले मुकाबले में उसका सामना लियाई फेंग से होना तय होता है, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही लियाई फेंग बिना लड़े हार मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि वो पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए इस मुकाबले का कोई अर्थ नहीं है। लाई फेंग के हटते ही लिन युआन राहत की सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि यदि उसने पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया होता तो सेक्ट के सभी बड़े लोग उसी पर शक करने लगते। उसकी सावधानी सही साबित होती है। प्रतियोगिता आगे बढ़ती है और अंत में श्रेष्ठ डिसाइपल चुन लिए जाते हैं। इसके बाद नए इनर डिसाइपल्स को अपना अपना मास्टर चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। सेक्ट मास्टर स्वयं ये जांग फेंग को अपना डिसाइपल बनाने का निर्णय लेते हैं। बाकी इनर डिसाइपल्स को भी अलग अलग एल्डर्स के अधीन जाने का अवसर दिया जाता है। लिन युआन तुरंत मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो एल्डर गू ही का डिसाइपल बनेगा। गू ही पूरे सेक्ट में एल्केमी के लिए प्रसिद्ध हैं और लिन युआन का असली लक्ष्य भी
एल्केमी सीखना है। उसके पास राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन है, इसलिए एल्केमी उसके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बन सकती है। लेकिन तभी आउटर सेक्ट के प्रभारी एल्डर ली क्वांगू अचानक घोषणा करते हैं कि वे भी लिन युआन को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। लिन युआन को यह बात बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगती। वो सोचता है कि आउटर सेक्ट में इतने वर्षों तक किसी की परवाह न करने वाला एल्डर अचानक उसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रहा है। उसे महसूस होता है कि इसके पीछे कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य अवश्य है। वो विनम्रता से कहता है कि बचपन से ही उसका झुकाव एल्केमी की ओर रहा है और वो एल्डर गू ही से सीखना चाहता है। ली क्वांगू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे भी पिल्स बना सकते हैं और उसे सिखा सकते हैं, लेकिन लिन युआन सम्मान बनाए रखते हुए जवाब देता है कि एल्केमी के मामले में एल्डर गू ही कहीं अधिक योग्य हैं। दोनों एल्डर्स के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार सेक्ट मास्टर बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि यदि डिसाइपल स्वयं एल्डर गू ही के साथ जाना चाहता है तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह लिन युआन सफलतापूर्वक एल्डर गू ही का डिसाइपल बन जाता है। हालांकि ली क्वांगू इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं होते। लिन युआन उनके व्यवहार से और भी आश्वस्त हो जाता है कि उनके इरादे साफ नहीं है। दूसरी ओर वो मन ही मन ये भी सोचता है कि आज रात फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने के बाद यदि शाओ चेन भी उसी स्तर पर होगा तो भविष्य में दोनों के बीच टकराव होना लगभग तय है। इसी दौरान एक इनर डिसाइपल जूनियर सिस्टर थाओ उससे मिलने आती है। वो लिन युआन से अनुरोध करती है कि वो अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल उसे बेच दे। लिन युआन तुरंत मना कर देता है। वो जानता है कि यदि उसने ये पिल बेच दी तो बाद में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंचने पर वो अपनी शक्ति का स्रोत किसी को समझा नहीं पाएगा, इसलिए ये पिल उसके लिए एक महत्वपूर्ण आवरण भी है। जूनियर सिस्टर थाओ उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसकी स्पिरिचुअल रूट बहुत अच्छी नहीं लगती। संभव है कि केवल एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल से उसका ब्रेक थ्रू सफल न हो। अगर वो अभी पिल बेच दे तो मिले हुए स्पिरिट स्टोन से बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीद सकता है और भविष्य में बेहतर अवसर मिलने पर दोबारा प्रयास कर सकता है। लेकिन लिन युआन दृढ़ स्वर में उत्तर देता है कि इमॉर्टल कल्टीवेशन का मार्ग स्वर्ग को चुनौती देने का मार्ग है। सफलता की संभावना कम होने पर भी प्रयास करना ही सच्चे कल्टीवेटर का कर्तव्य है। इसलिए वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बेचने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद ल्यू चिंगपिंग उसे इनर डिसाइपल बनने की बधाई देता है। लिन युआन उसका धन्यवाद करता है और उससे अनुरोध करता है कि उसके लिए कोई शांत डॉर्मिटरी की व्यवस्था कर दे जहां वो बिना किसी बाधा के कल्टीवेशन कर सके। ल्यू चिंगपिंग मुस्कुराकर बताता है कि उसके पास वास्तव में एक ऐसा डॉर्मिटरी उपलब्ध है जो लिन युआन की आवश्यकता के बिल्कुल अनुकूल है। ल्यू चिंगपिंग लिन युआन को नया डॉर्मिटरी दिखाता है। ये डॉर्मिटरी सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ के पास स्थित होता है। जगह काफी साधारण और जर्जर होती है, लेकिन लिन युआन को इससे कोई शिकायत नहीं होती। ल्यू चिंगपिंग उसकी सादगी और खुले विचारों की प्रशंसा करता है। लिन युआन मन ही मन सोचता है कि उसने शाओ चेन और एल्डर ली क्वांगू जैसे लोगों को नाराज कर दिया है, इसलिए फिलहाल पीछे का पहाड़ ही सबसे सुरक्षित स्थान है। कुछ समय बाद लिन युआन अपने मास्टर एल्डर गू ही से एल्केमी की शिक्षा शुरू करता है। गू ही उसे सबसे पहले बड़ी संख्या में स्पिरिट हर्ब्स की सूची देते हैं और आदेश देते हैं कि अगले 10 दिनों के भीतर वो सभी हर्ब्स को अच्छी तरह याद कर ले। लिन युआन पूरे सम्मान के साथ वादा करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सब कुछ याद कर लेगा। गू ही उसकी प्रगति देखकर उसे एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल भी देते हैं। वे बताते हैं कि लिन युआन अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही वे आश्वासन देते हैं कि अगर भविष्य में पिल्स की कमी भी हुई तो उनके साथ रहते हुए उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद गू ही उसे एल्केमी फर्नेस से निकलने वाले वेस्ट स्लैग को साफ करने का काम सौंपते हैं। वे समझाते हैं कि हर एल्केमिस्ट की शुरुआत ऐसे ही साधारण कामों से होती है। जब वो इन बुनियादी कामों में निपुण हो जाएगा तभी उसे वास्तविक एल्केमी सिखाई जाएगी। लिन युआन आज्ञाकारी बनकर काम स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही गू ही चले जाते हैं उसके मन में दूसरा विचार आता है। पहले जिन वेस्ट पिल स्लैग्स को लोग बेकार समझकर हर्ब गार्डन में खाद की तरह फेंक देते थे, अब वही उसके राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन के लिए बेहतरीन सामग्री बन जाते हैं। वो लगातार राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन की सहायता से उन स्लैग्स को शुद्ध करता रहता है। इस प्रक्रिया में उसे एक उच्च गुणवत्ता की स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग पिल भी प्राप्त होती है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसी पिल्स का उपयोग सेक्ट लीडर तक नए कोर डिसाइपल्स को पुरस्कार देने के लिए करते हैं। उसे एहसास होता है कि राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन की क्षमता उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। इसके बाद लिन युआन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल लेकर ब्रेक थ्रू की तैयारी शुरू करता है। जैसे ही वो पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि उसकी गुणवत्ता उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक है। उसकी अशुद्ध स्पिरिचुअल रूट के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी का रूपांतरण बहुत कम हो पाता है और अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि इस ब्रेक थ्रू में 4 से 500 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर कल्टीवेशन रिसोर्सेज खर्च हो गए। इतना धन तो एक साधारण कल्टीवेटर पूरी जिंदगी में भी नहीं जुटा सकता। उसे फिर एहसास होता है कि कल्टीवेशन का मार्ग वास्तव में एक अंतहीन खर्च वाला रास्ता है। काफी प्रयास के बाद आखिरकार उसका ब्रेक थ्रू सफल हो जाता है। लिन युआन आधिकारिक रूप से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में प्रवेश कर जाता है। ब्रेक थ्रू के बाद वो अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करता है।
उसकी मेरिडियंस पहले की तुलना में कई गुना चौड़ी हो चुकी हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी की गुणवत्ता भी काफी बेहतर हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी मेरिडियंस को भरने के लिए अब पहले से कहीं अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो मन ही मन स्वीकार करता है कि यदि उसके पास रिइंकार्नेशन कॉल्ड्रन न होता तो अपनी खराब स्पिरिचुअल रूट के कारण शायद वो कभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच ही नहीं पाता। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतने सारे निम्न स्तर के कल्टीवेटर्स क्यों लूटपाट और हत्या का रास्ता चुन लेते हैं। ब्रेक थ्रू के बाद वो ये भी समझता है कि अब साधारण निम्न गुणवत्ता वाली पिल्स उसके किसी काम की नहीं रही। आगे से स्पिरिचुअल एनर्जी की पूर्ति के लिए उसे केवल स्पिरिट सर्कुलेशन पिल्स या उससे भी उच्च स्तर की स्पिरिट सॉलिडिफिकेशन पिल्स की आवश्यकता होगी। इसी दौरान उसके निवास के बाहर किसी के आने की आहट होती है। बाहर शेन ल्यूली के प्रतिनिधि अंकल शेन और थाओ यिंग खड़े होते हैं। लिन युआन उनका स्वागत करता है और सोचता है कि वे शायद उसके मास्टर से मिलने आए होंगे, लेकिन उन्हें गू ही के सिक्लूजन में होने की जानकारी दी जाती है। तब अंकल शेन बताते हैं कि वे वास्तव में लिन युआन से मिलने आए हैं। ताओ यिंग फिर से वही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल खरीदना चाहती है जिसे कुछ दिन पहले लिन युआन बेचने से इनकार कर चुका था। अंकल शेन उसे खुलकर कीमत बताने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वे महसूस करते हैं कि लिन युआन पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि साधारण स्पिरिचुअल रूट वाला लिन युआन केवल एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के सहारे सफल हो गया, जबकि कई लोग कई पिल्स होने के बावजूद अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। लिन युआन केवल मुस्कुराकर कहता है कि उसने बस एक बार प्रयास किया और संयोग से सफल हो गया। ये सुनकर दोनों उसे बधाई देते हैं। क्योंकि अब उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की आवश्यकता नहीं रही, वे बिना जिद किए वहां से लौट जाते हैं। जाते जाते अंकल शेन कहते हैं कि जब गू ही सिक्लूजन से बाहर आए तो उन्हें अवश्य सूचित किया जाए, क्योंकि उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स तैयार करवानी है। उनके जाने के बाद लिन युआन को हर्ब गार्डन में कुछ अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स मिलते हैं। उनमें हजारों वर्ष पुराने हेवनली स्पिरिट ग्रास भी शामिल होते हैं, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स और स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन का मुख्य घटक है। वो समझ जाता है कि यदि इन्हें बेचा जाए तो आसानी से कई 100 स्पिरिट स्टोन्स मिल सकते हैं। 3000 वर्ष पुराने स्पिरिट हर्ब्स मिलने के बाद उसे लगता है कि भविष्य के कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बड़ी समस्या फिलहाल हल हो गई है। कुछ समय बाद गू ही अपनी एल्केमी सिक्लूजन पूरी करके लौटते हैं। लिन युआन मजाक में उनके चेहरे की ओर देखकर अनुमान लगाता है कि शायद एल्केमी फर्नेस फिर से फट गया होगा। जब गू ही देखते हैं कि लिन युआन पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच चुका है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे बताते हैं कि उनका इरादा उसके लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स तैयार करने का था, लेकिन उसने स्वयं ही ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर भी वे उसे 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स दे देते हैं और सलाह देते हैं कि अब इनका उपयोग कल्टीवेशन पिल्स के बदले लेन देन में किया जा सकता है। इसके बाद गू ही हर्ब गार्डन की स्थिति देखने जाते हैं। लिन युआन घबरा जाता है क्योंकि उसने लगभग सभी उपयोगी हर्ब्स निकालकर रीइंकार्नेशन कॉल्ड्रन से उनकी मरम्मत की थी। उसे डर लगता है कि कहीं मास्टर नाराज न हो जाए, लेकिन गू ही उल्टा उसकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हर्ब गार्डन पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है और लिन युआन ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है। बातों बातों में लिन युआन उन्हें बताता है कि उनकी अनुपस्थिति में शेन ल्यूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स के बारे में पूछने आई थी। गू ही ये सुनते ही तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर शेन ल्यूली को पिल्स चाहिए तो उन्हें तुरंत बुलाया जाए। वे अभी से एल्केमी शुरू करने के लिए तैयार हैं। लिन युआन मन ही मन मुस्कुराता है। उसके पास पहले से तैयार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स मौजूद हैं, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने अभी उन्हें निकाल दिया तो गू ही के पास शेन ल्यूली की मदद करने का अवसर ही नहीं बचेगा, इसलिए वो उन पिल्स का जिक्र तक नहीं करता। इसके बाद लिन युआन अपने मास्टर का संदेश लेकर कोर डिसाइपल एरिया की ओर जाता है। रास्ते में शाओ चैन उसे रोक लेता है। वो गुस्से में कहता है कि एक इनर डिसाइपल होकर कोर डिसाइपल एरिया में घूमने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। लिन युआन शांत स्वर में समझाता है कि वो अपने मास्टर के आदेश पर शेन ल्यूली को बुलाने जा रहा है और वहां पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना आवश्यक है। लेकिन शाओ चैन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने कोर डिसाइपल होने का घमंड दिखाते हुए लिन युआन को सबक सिखाने की बात करता है। उसकी नजर अचानक लिन युआन की ग्रीन बैम्बू सॉर्ड पर पड़ती है और वो ताना मारता है कि लिन युआन इस सॉर्ड का उपयोग करने योग्य नहीं है। तभी शाओ चैन को महसूस होता है कि लिन युआन की कल्टीवेशन अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच चुकी है। वो हैरान रह जाता है। लिन युआन शांत स्वर में बताता है कि उसके मास्टर गू ही एक महान एल्केमिस्ट है और उनके लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, इसलिए उसका ब्रेक थ्रू कोई असंभव बात नहीं है। हालांकि शाओ चैन उसे चेतावनी देता है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच जाने से वो कोर डिसाइपल नहीं बन जाता। वो अभी भी केवल एक इनर डिसाइपल है और अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। लिन युआन बिना डरे जवाब देता है कि वो केवल अपने मास्टर का संदेश पहुंचा रहा है। यदि शाओ चैन उसे रोकता रहेगा तो वास्तव में वही गू ही के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल रहा होगा। शाओ चैन गुस्से में कहता है कि वो एल्डर गू ही के नाम से उसे डराने की कोशिश न करे, लेकिन लिन युआन उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला डिसाइपल शाओ चैन को याद दिलाती है कि लिन युआन अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का कल्टीवेटर है। यदि सेक्ट लीडर को इस विवाद की जानकारी भी मिली तो शायद उसे कोई कठोर दंड नहीं मिलेगा। आखिरकार लिन युआन
शेन ल्यूली के निवास पर पहुंच जाता है और बताता है कि उसका मास्टर सिक्लूजन से बाहर आ चुके हैं तथा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स तैयार करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन शेन ल्यूली की शिष्या उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसका कहना होता है कि उसके मास्टर को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं कोर फॉर्मेशन रियल्म के एल्डर हैं। वो उल्टा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद गू ही शेन ल्यूली के करीब आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अंत में वो साफ शब्दों में लिन युआन को वापस भेज देती है और कहती है कि उसके मास्टर को ऐसी किसी मुलाकात की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन जब शेन ल्यूली के निवास पर पहुंचता है तो वहां मौजूद सीनियर सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो गुस्से में उससे कहती है कि एल्डर्स के मामलों में एक साधारण डिसाइपल को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लिन युआन भी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है कि वो केवल अपने मास्टर का संदेश पहुंचाने आया है और उसे केवल शेन ल्यूली से मिलना है। सीनियर सिस्टर उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर देती है और उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देती है। वो कहती है कि लिन युआन का वहां कोई स्वागत नहीं है। इतने में लिन युआन ऊंची आवाज में शेन ल्यूली से मिलने की अनुमति मांगता है। उसकी आवाज सुनकर अंदर से हलचल मच जाती है। सीनियर सिस्टर उसे डांटती है कि उसने इतनी जोर से चिल्लाकर उसके मास्टर की कल्टीवेशन में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की। वो उसे सबक सिखाने के लिए हमला भी कर देती है। लिन युआन उसके हमले का सामना करता है। वो जिस मैजिक वेपन का उपयोग करती है उसे देखकर लिन युआन उसे साधारण और कमजोर बताता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। सीनियर सिस्टर धमकी देती है कि यदि लिन युआन ने उसे या उसके साथियों को चोट पहुंचाई तो उसके अनेक शक्तिशाली प्रशंसक उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी समय शेन ल्यूली स्वयं बाहर आ जाती हैं। लिन युआन तुरंत उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करता है। शेन ल्यूली पूछती हैं कि वो यहाँ किस काम से आया है। लिन युआन पूरी शांति से बताता है कि वो अपने मास्टर एल्डर गू ही के आदेश पर आया है। वो पूछता है कि यदि शेन ल्यूली को अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की आवश्यकता है तो उसके मास्टर तुरंत उनके लिए पिल्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर अब उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो वापस लौट जाएगा। इसके बाद लिन युआन पूरी घटना स्पष्ट करता है। वो बताता है कि उसने पहले सीनियर सिस्टर से केवल संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि कोर फॉर्मेशन रियल्म की एल्डर को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना संदेश पहुंचाए उसे वहां से भगाने की कोशिश की और उस पर हमला भी किया। लिन युआन सीधे शेन ल्यूली से पूछता है कि क्या उन्हें वास्तव में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स चाहिए या नहीं। शेन ल्यूली पूरी बात समझ जाती हैं। वो बताती हैं कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स उन्हें अपने अधीन डिसाइपल के लिए चाहिए थी। सीनियर सिस्टर को पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये गलतफहमी पैदा हुई। लिन युआन तुरंत कहता है कि अगर मामला गलतफहमी का था तो वो इसे यहीं समाप्त मानता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अब वो सीनियर सिस्टर को पूरी तरह माफ करता है। इसके बाद शेन ल्यूली अपनी डिसाइपल वेन वेन को आदेश देती हैं कि वो लिन युआन से माफी मांगे। वेन वेन अनिच्छा से उससे क्षमा मांगती है। लिन युआन इस विषय को आगे नहीं बढ़ाता और केवल इतना कहता है कि यदि पिल रिफाइनिंग का काम करना है तो उसके मास्टर अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेन ल्यूली तुरंत गूही के निवास की ओर चल पड़ती हैं, जबकि वेन वेन को आदेश मिलता है कि वो बिना अनुमति निवास से बाहर नहीं जाएगी। कुछ ही देर बाद शेन ल्यूली और गूही आमने सामने बैठते हैं। गूही उनका स्वागत करते हैं। शेन ल्यूली मुस्कुराकर पूछती हैं कि क्या इस बार भी उन्होंने सिक्लूजन से निकलते ही कोई नई पिल्स तैयार की हैं। गूही विनम्रता से बताते हैं कि उन्होंने केवल एक बैच स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल्स तैयार की हैं। शेन ल्यूली उनकी एल्केमी की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि एल्डर्स में उनसे बेहतर एल्केमिस्ट कोई नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट करती हैं कि इस बार उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की आवश्यकता है। लिन युआन चुपचाप गूही के चेहरे को देखकर मन ही मन सोचता है कि उनके सिक्लूजन के दौरान एल्केमी फर्नेस शायद फिर से फट गया था। उसे समझ नहीं आता कि ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल्स कहां से आ गईं। गूही तुरंत लिन युआन को आदेश देते हैं कि वो एल्केमी रूम साफ करे और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स के लिए आवश्यक सभी स्पिरिट हर्ब्स तैयार करे। साथ ही वे उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की रेसिपी भी देते हैं और कहते हैं कि सभी सामग्री पर्याप्त मात्रा में तैयार रखी जाए। लिन युआन तैयारी में लग जाता है। काम करते समय वो देखता है कि एल्केमी फर्नेस के साथ कई मैजिक टूल्स भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्यूही उन्हें अपना अनमोल खजाना बताते हैं और बड़ी सावधानी से संभालते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद ग्यूही एल्केमी शुरू करते हैं। वे शेन ल्यूली से कहते हैं कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स जल्द ही तैयार हो जाएंगी। इसके बाद गूही लिन युआन को अपने पास बुलाते हैं। अब जबकि लिन युआन भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच चुका है, गूही चाहते हैं कि वो पास खड़े होकर पूरी एल्केमी प्रक्रिया ध्यान से देखे। वे बताते हैं कि किसी मास्टर एल्केमिस्ट को काम करते हुए देखने का अवसर बार बार नहीं मिलता। लिन युआन पूरे ध्यान से सीखने का वादा करता है। एल्केमी शुरू करने से पहले गूही एक विशेष फॉर्मेशन सक्रिय करते हैं। वे समझाते हैं कि एल्केमी के दौरान कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत अधिक उपयोग होता है और यही समय सबसे खतरनाक होता है। यदि कोई शत्रु उस समय हमला कर दे तो एल्केमिस्ट आसानी से मारा जा सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए पहले फॉर्मेशन लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद वे लिन युआन को एक फॉर्मेशन बुक देते हैं और कहते हैं कि वो स्वयं कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स बनाना सीखे। भविष्य में चाहे एल्केमी करनी हो या सेक्ट के बाहर जाना हो, फॉर्मेशन का ज्ञान हमेशा काम आएगा। लिन युआन ध्यान से पूरी प्रक्रिया देखता रहता है। वो महसूस करता है कि केवल फ्लेम को बनाए रखने में ही कितनी अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो रही है। कुछ समय बाद गूही खुशी से घोषणा करते हैं कि इस बार पिल रिफाइनिंग पहली ही कोशिश में सफल रही।
वे स्वयं को लेकर बेहद प्रसन्न दिखाई देते हैं और तैयार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स लेकर शेन ल्यूली को देने चले जाते हैं। जाने से पहले वे लिन युआन से कहते हैं कि उन्होंने 2 सेट स्पिरिट हर्ब्स तैयार किए थे। अब लिन युआन भी स्वयं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाने का प्रयास कर सकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि यह केवल अभ्यास के लिए है। यदि एल्केमी असफल भी हुई तो चिंता की कोई बात नहीं। लिन युआन मन ही मन मुस्कुरा उठता है। उसे पता है कि उसके पास राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन है, इसलिए यदि सामग्री उपलब्ध हो तो उसके लिए पिल रिफाइनिंग लगभग 100% सफल रहेगी। ग्यूही लौटने के बाद लिन युआन की प्रशंसा करते हैं और सलाह देते हैं कि एल्केमी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा धैर्य और स्थिरता के साथ अभ्यास करना चाहिए। लिन युआन आदरपूर्वक उनकी सीख स्वीकार करता है। इसके बाद गू ही उसे आदेश देते हैं कि एल्केमी रूम साफ करके वापस जाकर कल्टीवेशन करे। साथ ही वे बताते हैं कि कुछ दिनों में सेक्ट में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। लिन युआन उत्सुकता से कारण पूछता है। गू ही उसे ये ज़ांगफेंग की घटना याद दिलाते हैं, वही डिसाइपल जिसने प्रमोशन कॉन्फ्रेंस से पहले अपनी वास्तविक कल्टीवेशन छिपा रखी थी। गू ही बताते हैं कि ये ज़ांगफेंग को सेक्ट के पूर्वी पहाड़ों में एक मृत कल्टीवेटर का शरीर मिला था। वो कल्टीवेटर लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का था, लेकिन गू ही के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात वो मृत कल्टीवेटर नहीं बल्कि उसकी मृत्यु का स्थान है। सेक्ट मास्टर ने जांच के बाद अनुमान लगाया है कि वहां कभी एक नेसेंट सोल एक्सपर्ट का निवास था, जो लंबे समय तक एक फॉर्मेशन से छिपा हुआ था। अब वो फॉर्मेशन टूट चुका है और पूरा निवास पहली बार सामने आया है। वे बताते हैं कि वर्तमान सेक्ट मास्टर स्वयं केवल लेट कोर फॉर्मेशन रियल्म तक पहुंचे हैं। ऐसे में नासेंट सोल एक्सपर्ट के निवास में कितने दुर्लभ खजाने और अवसर छिपे होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल पूरा क्षेत्र घने कोहरे से ढका हुआ है। कुछ दिनों बाद सेक्ट मास्टर स्वयं सेक्ट के श्रेष्ठ डिसाइपल्स को लेकर वहां जाने वाले हैं। अब जबकि लिन युआन भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का डिसाइपल है, वो भी इस अभियान में भाग ले सकता है। संभव है कि वहां उसे कोई बड़ा अवसर मिल जाए। लिन युआन पूरे सम्मान के साथ इस अवसर के लिए अपने मास्टर का धन्यवाद करता है और पूरी तैयारी करने का वादा करता है। गू ही उसे हर्ब गार्डन का काम कुछ दिनों के लिए छोड़कर केवल अभियान की तैयारी पर ध्यान देने को कहते हैं। कुछ समय बाद लिन युआन फिर से अपना पुराना स्क्रैप रिसाइकलिंग का काम शुरू कर देता है। सू युनकी उससे मिलने आता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी टूटे फूटे मैजिक वेपन्स और बेकार सामान खरीदता है। लिन युआन बिना झिझक कहता है कि उसका ये काम अभी भी जारी है। वो जानता है कि नेसेंट सोल एक्सपर्ट के निवास जैसी खतरनाक जगह में जाने से पहले उसे अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत डिफेंसिव मैजिक वेपन्स खरीदने होंगे। इसके लिए उसे पहले पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स जुटाने होंगे। सुयुनकी अपने पास बची हुई कई पुरानी वस्तुएं उसे बेच देता है। लिन युआन उनकी जांच करके 5 स्पिरिट स्टोन्स की कीमत लगाता है, जिसे सुयुनकी तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दूसरे डिसाइपल भी लिन युआन से पूछने लगते हैं कि वो दोबारा स्क्रैप रिसाइकलिंग का काम कब शुरू करेगा। लिन युआन उन्हें भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वो ये सामान बेचकर फिर से पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे कर लेगा, वो वापस आकर सभी के साथ पहले की तरह व्यापार करेगा। लिन युआन अपने पास इकट्ठा किए गए सामान की जांच करता है। उसे श्वेनहुआ एक्स एक बेहद शक्तिशाली मैजिक वेपन लगता है, जिसे बेचकर अच्छी कीमत मिल सकती है। वहीं 7 स्टार फ्लाइंग सॉर्ड उसे इतनी पसंद आती है कि वो उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। बाकी बड़ी मात्रा में मौजूद स्पिरिट गैदरिंग पिल्स बेचने की योजना बनाता है। वो हिसाब लगाता है कि इन पिल्स को तैयार करने में लगभग 200 स्पिरिट स्टोन्स खर्च हुए थे। अगर वो सब कुछ बेच दे तो कम से कम 1000 स्पिरिट स्टोन्स मिल सकते हैं। इतनी संपत्ति के साथ वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर्स में भी एक धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसी बीच एल्डर ली क्वांगू उससे मिलने आ जाते हैं। लिन युआन उन्हें देखते ही सतर्क हो जाता है। उसे याद आता है कि प्रमोशन कॉन्फ्रेंस से ही ली क्वांगू उसके प्रति असामान्य रुचि दिखा रहे थे। अब अचानक उसके पास आने का मतलब निश्चित ही कोई साधारण मुलाकात नहीं है। ली क्वांगू सबसे पहले ये देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि लिन युआन सचमुच फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच चुका है। वे उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक आउटर डिसाइपल इतना बड़ा कल्टीवेशन जीनियस निकलेगा। लिन युआन विनम्रता से पूरा श्रेय अपने मास्टर एल्डर गू ही को देता है। वो कहता है कि अगर मास्टर ने उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल न दी होती तो वो कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। ली क्वांगू तुरंत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की बात पकड़ लेते हैं। वे पूछते हैं कि क्या गू ही के पास अभी भी कुछ अतिरिक्त पिल्स बची हैं, क्योंकि उनके कई डिसाइपल भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी कर रहे हैं। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि हाल ही में शेन ल्यूली भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स के लिए उसके मास्टर से मिल चुकी हैं। यदि ली क्वांगू को भी आवश्यकता हो तो वे सीधे गू ही से बात कर सकते हैं। लेकिन ली क्वांगू का असली उद्देश्य अब सामने आने लगता है। वे कहते हैं कि आउटर सेक्ट के प्रभारी होने के नाते उन्हें सभी प्रतिभाशाली डिसाइपल्स की जानकारी रहती है, फिर भी उन्हें लिन युआन कभी याद नहीं रहा। जबकि प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में वो अचानक सबसे अलग दिखाई दिया और थोड़े ही समय में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच गया। वे सीधे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लिन युआन पहले की तरह विनम्रता बनाए रखता है। वो कहता है कि शायद एल्डर अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि पहले उस पर ध्यान नहीं गया होगा। ली क्वांगू उसकी बात से संतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं कि कल्टीवेटर्स को अवसर मिलना सामान्य बात है, लेकिन कई अवसर अपने साथ खतरे भी लाते हैं। अगर लिन युआन उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दे तो वे उसकी हर समस्या सुलझा सकते हैं। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि एल्डर की असली नजर उसके राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन पर है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर कोई उस रहस्य को हासिल करना चाहता है तो उसे पहले उसकी जान लेनी होगी।
बाहर से वो पूरी शांति के साथ जवाब देता है कि उसके पास कोई विशेष अपॉर्चुनिटी कभी नहीं रही। उसने हमेशा सेक्ट के भीतर रहकर मेहनत से कल्टीवेशन की है और आज जो कुछ भी हासिल किया है वो केवल अपनी लगन की वजह से है। यदि एल्डर को विश्वास न हो तो वे स्वयं जांच कर सकते हैं। ली कुआंगू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे धमकी भरे स्वर में कहते हैं कि यदि लिन युआन सच नहीं बताएगा तो सोल सर्च करके उसकी आत्मा और स्मृतियों से सभी रहस्य निकाल लिए जाएंगे। ऐसा करने के बाद चाहे उसकी आत्मा बच भी जाए वो जीवन भर के लिए मूर्ख बन जाएगा। लिन युआन बिना डरे कहता है कि यदि एल्डर को उस पर विश्वास नहीं है तो वे जो उचित समझें कर सकते हैं। उसके पास छिपाने के लिए कोई अवसर नहीं है। ये सुनकर ली कुआंगू अचानक अपना रवैया बदल लेते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं कि वे केवल मजाक कर रहे थे। क्लाउड हिडन सेक्ट का एल्डर होकर वो अपने ही डिसाइपल पर कैसे हाथ उठा सकते हैं। जाते जाते वे लिन युआन को सलाह देते हैं कि फिलहाल सेक्ट से बाहर न निकले। भविष्य में सेक्ट के भीतर भी बहुत से अवसर मिलने वाले हैं और बाहर जाने पर अनहोनी हो सकती है। लेकिन लिन युआन उनकी बातों का असली अर्थ समझ जाता है। उसे महसूस होता है कि यह सलाह नहीं बल्कि खुली चेतावनी है। यदि वो सेक्ट से बाहर निकला तो ली कुआंगू अवश्य उसके खिलाफ कोई गुप्त चाल चलेंगे। कुछ समय बाद लिन युआन लिu चिंगपिंग के पास पहुंचता है और बताता है कि उसे कुछ सामान खरीदने के लिए सिवान सिटी जाना है। वो केवल नियम के अनुसार अपनी यात्रा की सूचना देने आया है। लिu चिंगपिंग बताता है कि इन दिनों कई डिसाइपल भी सिवान सिटी जा रहे हैं क्योंकि आने वाले अभियान की तैयारी के लिए सभी को कल्टीवेशन रिसोर्सेज और मैजिक वेपन्स खरीदने हैं। वो लिन युआन को सावधानी से जाने और जल्दी लौट आने की सलाह देता है। लेकिन लिन युआन के निकलते ही ली कुआंगू के मन में लालच जाग उठता है। वो सोचता है कि अब लिन युआन की अपॉर्चुनिटी जल्द ही उसकी हो जाएगी। ली कुआंगू पूरी गति से सिवान सिटी पहुंचते हैं लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि लिन युआन वहां आया ही नहीं। तब उन्हें एहसास होता है कि लिन युआन ने जानबूझकर गलत सूचना दी थी ताकि उसका पीछा करने वाले भ्रमित हो जाएं। वास्तव में लिन युआन पूरी तरह अलग दिशा में स्थित नानजिया सिटी पहुंच चुका होता है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब देखता है ली कुआंगू उसे कैसे ढूंढते हैं। नानजिया सिटी पहुंचकर वो एक बड़े मैजिक वेपन शॉप में जाता है। दुकानदार उसका स्वागत करते हुए बताता है कि उनकी दुकान में कल्टीवेशन टेक्निक्स, पिल्स, फॉर्मेशंस और हर प्रकार के मैजिक वेपन्स उपलब्ध हैं। लिन युआन एक शक्तिशाली डिफेंसिव मैजिक वेपन खरीदना चाहता है। तभी दुकानदार उसे एक विशेष वस्तु दिखाता है जिसे डैनबाओ कहा जाता है। दुकानदार बताता है कि ये कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर द्वारा अपनी कल्टीवेशन से बनाया गया एक दुर्लभ मैजिकल ट्रेजर है। इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एक बार सक्रिय होने पर यह कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट की पूरी शक्ति के बराबर हमला कर सकता है। इसकी कीमत 500 स्पिरिट स्टोन्स बताई जाती है। इतनी कम कीमत पर इतनी शक्तिशाली वस्तु देखकर लिन युआन को तुरंत शक होता है। वो दुकानदार से पूछता है कि इसकी कोई सीमा अवश्य होगी। दुकानदार हंसते हुए सच बता देता है कि डानबाओ केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है लेकिन संकट के समय वही एक मौका किसी की जान भी बचा सकता है। लिन युआन कीमत कम करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि 500 स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए बहुत अधिक हैं। दुकानदार उसे याद दिलाता है कि कुछ ही समय पहले उसने इसी दुकान में लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन्स का सामान बेचा था, इसलिए उसके गरीब होने की बात पर विश्वास करना मुश्किल है। लिन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो सामान उसका व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सेक्ट के कई डिसाइपल्स का था। दुकानदार कीमत कम तो नहीं करता लेकिन कहता है कि यदि लिन युआन डानबाओ खरीद लें तो वो उसे एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में चुनने देगा। लिन युआन तुरंत उन वस्तुओं में से एक विशेष फॉर्मेशन चुनता है। दुकानदार बताता है कि इसका नाम इल्यूजनरी 5 एलिमेंट्स अरे है। ये एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन है जिसमें फंस जाने पर कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट तक आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। लिन युआन समझ जाता है कि आने वाले अभियान में ये फॉर्मेशन उसकी सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी रहेगा, इसलिए वो डैनबाओ के साथ यही फॉर्मेशन भी ले लेता है। सामान खरीदने के बाद जब वो वापस लौट रहा होता है तभी रास्ते में एक महिला कल्टीवेटर घबराई हुई उसकी ओर भागती है। वो मदद की गुहार लगाते हुए कहती है कि डीमन साउंड सेक्ट का एक कल्टीवेटर उसका पीछा कर रहा है। लिन युआन डीमन साउंड सेक्ट का नाम सुनते ही सतर्क हो जाता है। वो जानता है कि टियान्युआन कॉन्टिनेंट में ये एक कुख्यात डिमोनिक सेक्ट है। महिला लगातार उससे विनती करती है कि दोनों मिलकर उस दुश्मन का सामना करें लेकिन लिन युआन साफ कह देता है कि वो कोई धर्मात्मा नायक नहीं है और दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। तभी डीमन साउंड सेक्ट का कल्टीवेटर सामने आ जाता है। वो लिन युआन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो सुंदर महिला को बचाने वाला नायक बनना चाहता है। लिन युआन शांत स्वर में कहता है कि उसका इस विवाद से कोई संबंध नहीं है और वो केवल अपने रास्ते जाना चाहता है। महिला फिर से उसे उकसाती है। वो कहती है कि सामने वाला ब्लड मैडमैन है और क्या लिन युआन सचमुच उसे उसके हाथों में छोड़ देगा। लिन युआन पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करता है। वो देख चुका था कि अभी तक उस कल्टीवेटर की घंटी से होने वाला हमला केवल महिला पर हुआ था, उस पर नहीं। इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि अगर महिला उसके हाथों में चली भी जाए तो शायद वो उसे मारने नहीं वाला। वो यहां तक कह देता है कि बेहतर होगा वो स्वयं ही उसके साथ चली जाए। ये सुनते ही दोनों सामने वाले हंसने लगते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वे दोनों एक ही पक्ष के हैं और पूरी घटना केवल एक जाल थी। महिला अपना परिचय शू मायर के रूप में देती है। वो आश्चर्य व्यक्त करती है कि लिन युआन पहला व्यक्ति है जो उसकी चार्म टेक्निक के प्रभाव में नहीं आया। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि शायद वो केवल मरना नहीं चाहता था।
अगर उसने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक अपनी जान गंवा चुका होता। शुएमायर मुस्कुराते हुए कहती है कि चाहे लिन युआन मरेगा, लेकिन उसे मरने से पहले खूब हंसाएगी। लिन युआन भी बिना डरे जवाब देता है कि अगर विकल्प मिले तो वो हंसते हुए जीना पसंद करेगा, मरना नहीं। तभी डीमन साउंड सेक्ट का दूसरा कल्टीवेटर अधीर होकर कहता है कि अब बातों में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को मिलकर तुरंत लिन युआन पर हमला कर देना चाहिए। डीमन साउंड सेक्ट के दोनों कल्टीवेटर्स अब लिन युआन को घेर लेते हैं। वे उसे चुनौती देते हुए कहते हैं कि अब उसकी मौत तय है। लड़ाई शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है। डीमन साउंड सेक्ट की महिला कल्टीवेटर घबराकर शुएफेंग को पुकारती है और मदद मांगती है। शुएफेंग तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हमला पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। सामने वाला अफसोस जताता है कि वो एक ही वार में लिन युआन को खत्म नहीं कर सका। उसे यकीन है कि लिन युआन के स्टोरेज बैग में जरूर बहुत से कीमती खजाने होंगे। इसके बाद वो लिन युआन से पूछता है कि वो किस सेक्ट का डिसाइपल है। उसका कहना होता है कि अपनी उम्र में पहली बार उसे किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ है जिससे उसे सावधान रहना पड़ रहा है। लिन युआन बिना अपनी असली पहचान बताए जवाब देता है कि उसका नाम ली फेंग है और सामने वाला ये नाम अच्छी तरह याद रखे। दूसरा पक्ष भी कहता है कि वो इस नाम को कभी नहीं भूलेगा और भविष्य में सबसे पहले उसी व्यक्ति को मारेगा। इसी बीच सामने वाला अचानक देखता है कि लिन युआन के पास एक गारंटी ट्रेजर है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसी वस्तु अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होती है। वो सोचता है कि यदि उसे इसका उपयोग भी करना पड़े तो बाद में लिन युआन के स्टोरेज बैग में मौजूद खजाने उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसका साथी ब्रदर शुएनहुआंग अभी तक नहीं पहुंचा है। परिस्थिति अपने पक्ष में न देखकर वो पीछे हटने का फैसला करता है। जाते जाते वो फिर से लाइफेंग का नाम दोहराता है और बदला लेने की कसम खाता है। उनके जाने के बाद लिन युआन राहत की सांस लेता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है कि उसने केवल उन्हें डराने के लिए उस एक बार इस्तेमाल होने वाले गारंटी ट्रेजर का सहारा लिया था। उसे इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब डीमन साउंड सेक्ट के लोग ली फेंग को अपना दुश्मन समझेंगे, जबकि असली लिन युआन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। सेक्ट लौटने पर लिन युआन की मुलाकात ल्यू चिंगपिंग से होती है। वो ल्यू चिंगपिंग को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की बधाई देता है। ल्यू चिंगपिंग भी उसे देखकर खुश हो जाता है। वो बताता है कि पिछले 2 दिनों में एल्डर ली क्वांगू कई बार उसके बारे में पूछताछ करने आए थे। वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या लिन युआन ने किसी तरह एल्डर ली को नाराज कर दिया है। लिन युआन सहज भाव से कहता है कि शायद एल्डर ली उसके मास्टर से पिल्स बनवाने के लिए आए होंगे। आखिर गू ही सेक्ट के सबसे महान एल्केमिस्ट हैं। लेकिन मन ही मन लिन युआन समझता है कि ली क्वांगू अभी भी उसकी अपॉर्चुनिटी हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसे खुशी होती है कि वो शिवान सिटी की जगह नानजिया सिटी गया था, वरना शायद ली क्वांगू सचमुच उसका रास्ता रोक लेते। उधर ली क्वांगू भी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि इस बार लिन युआन ने उन्हें चकमा दे दिया। लेकिन वे निश्चय करते हैं कि नासेंट सोल एक्सपर्ट के केव की यात्रा के दौरान उन्हें फिर अवसर मिलेगा। कुछ समय बाद लिन युआन की मुलाकात स्वयं ली क्वांगू से होती है। वो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करता है। ली क्वांगू मुस्कुराकर कहते हैं कि इस बार लिन युआन ने पहाड़ से नीचे जाकर काफी अच्छी चीजें खरीदी होंगी। फिर वे अपने नए डिसाइपल से उसका परिचय कराते हैं। लिन युआन देखता है कि वही डिसाइपल अब ली क्वांगू का शिष्य बन चुका है और हाल ही में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू भी कर चुका है। नया डिसाइपल बार बार एल्डर ली की प्रशंसा करता है कि उन्हीं की सहायता से उसका ब्रेक थ्रू संभव हुआ। लिन युआन शांत भाव से जवाब देता है कि वो भी समय पर एल्डर गू ही का डिसाइपल बन गया था, इसलिए पर्याप्त पिल्स मिलने से उसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सफल रहा। ये सुनकर ली क्वांगू को ऐसा महसूस होता है जैसे लिन युआन अप्रत्यक्ष रूप से एल्डर गू ही की तुलना उनसे कर रहा हो। दूसरी ओर लिन युआन मन ही मन खुश होता है कि डीमन साउंड सेक्ट के लोग अब भी ली फेंग को ढूंढ रहे होंगे और उसका असली नाम किसी को पता नहीं चला। ली क्वांगू अपने डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, सही अवसर आने पर लिन युआन को सबक सिखाया जाएगा। कुछ समय बाद एल्डर गू ही लिन युआन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हाल ही में पहाड़ से नीचे गया था। लिन युआन सच बताता है कि वो आने वाले अभियान की तैयारी के लिए कुछ सामान खरीदने गया था। गू ही उसकी तैयारी की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि नासेंट सोल एक्सपर्ट के केव की खोज से पहले स्वयं को अच्छी तरह तैयार करना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही वे उसे याद दिलाते हैं कि स्क्रैप रिसाइकलिंग का काम उसकी कल्टीवेशन में बाधा नहीं बनना चाहिए। लिन युआन सम्मानपूर्वक उनकी सीख स्वीकार करता है। इसके बाद गू ही उसे एक बॉटल पिल्स देते हैं और कहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक वो किसी और काम में न उलझे, किसी भी समय अभियान के लिए बुलावा आ सकता है, इसलिए पूरी तैयारी रखे। बाद में लिन युआन की मुलाकात शेन ल्यूली से होती है। शेन ल्यूली बताती हैं कि गू ही ने पहले ही उनसे लिन युआन का ध्यान रखने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही वो चेतावनी देती हैं कि उसे कभी भी अकेले लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लिन युआन पूरे सम्मान के साथ यह सलाह स्वीकार करता है। तभी एक और सीनियर सिस्टर उसे सावधान रहने को कहती है। वो स्पष्ट करती है कि भले ही उसका मास्टर उसकी रक्षा करने का वादा कर चुका हो, लेकिन यदि लिन युआन स्वयं मौत को बुलाएगा तो कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसी दौरान टाओ यिंगिंग भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करके वहां पहुंचती है। लिन युआन उसे बधाई देता है। टाओ यिंगिंग बताती है कि एल्डर गू ही द्वारा तैयार की गई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल और पहले मिली सहायता के कारण ही उसका ब्रेक थ्रू सफल हो पाया। अब लगभग सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल्स एकत्र हो चुके होते हैं। एल्डर्स घोषणा करते हैं कि यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। सभी डिसाइपल एक विशाल विंड चेसर फ्लाइंग शिप पर सवार होते हैं और नासेंट सोल एक्सपर्ट के केव की ओर रवाना हो जाते हैं। शिप के भीतर लिन युआन एक स्थान पर बैठने ही वाला
होता है कि एक कोर डिसाइपल उसे वहां से हटने के लिए कहता है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि ये व्यक्ति भी शाओ चैन के पक्ष का है। वो विनम्रता से उसका नाम पूछता है। सामने वाला अपना परिचय कोर डिसाइपल पेंग यूए के रूप में देता है। स्थिति को बेवजह बिगाड़ने के बजाय लिन युआन स्वयं वो स्थान छोड़ देता है और पेंग यूए को वहीं बैठने देता है। कुछ समय बाद विंड चेसर सभी को उनके गंतव्य व्हाइट क्लाउड वैली पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर एल्डर सभी को महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। वे बताते हैं कि व्हाइट क्लाउड वैली पूरे वर्ष घने सफेद कोहरे से ढकी रहती है। सामान्य स्थिति में यह कोहरा हानिरहित होता है, लेकिन यदि इसका रंग लाल हो जाए तो तुरंत वहां से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि लाल कोहरा अत्यंत शक्तिशाली विषैला होता है। उसके भीतर गहराई तक जाने पर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी अपनी जान गंवा सकता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में नेसेंट सोल एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई अनेक रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। इनमें ट्रैप फॉर्मेशंस, किलिंग फॉर्मेशंस और मेज फॉर्मेशंस शामिल हो सकते हैं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी भी फॉर्मेशन को छेड़ना अत्यंत खतरनाक होगा। एल्डर्स ये भी बताते हैं कि समय बीतने के साथ कई रिस्ट्रिक्शंस कमजोर हो चुकी हैं। इसी कारण कहीं कहीं केव के भीतर की वस्तुएं बाहर दिखाई देने लगी हैं और कुछ स्थानों पर लोग अचानक अंदर भी पहुंच सकते हैं। इसलिए हर डिसाइपल को हर समय सतर्क रहना होगा। निर्देश समाप्त होने के बाद सभी एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल्स को लेकर अलग अलग दिशा में खोज शुरू कर देते हैं। लिन युआन जैसे ही वैली के भीतर प्रवेश करता है, उसे तुरंत महसूस होता है कि यहाँ उसकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत बुरी तरह दब गई है। सामान्यतः वो कई दर्जन मीटर तक महसूस कर सकता था, लेकिन अब केवल 3 से 5 मीटर तक ही देख पा रहा है। ये स्थिति उसे बेहद असहज लगती है। कुछ दूरी चलने के बाद लिन युआन कहता है कि शायद ये सफेद कोहरा भी नासेंट सोल एक्सपर्ट द्वारा अपने केव की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। साथ चल रहे लोग कहते हैं कि शेन ल्यूली जैसी एल्डर उनके साथ हैं, इसलिए अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिन युआन फिर भी सभी को सावधानी बरतने की सलाह देता है। वो सभी से कहता है कि कोई भी समूह से अधिक दूर न जाए और हर समय एक दूसरे का ध्यान रखे। कुछ देर बाद लिन युआन अचानक रुक जाता है। उसे आसपास का वातावरण असामान्य लगने लगता है। वो जोर से सबका ध्यान इस ओर दिलाता है। जब शेन ल्यूली उससे कारण पूछती हैं, तो लिन युआन बताता है कि वे काफी दूर तक आ चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें न कोई खजाना मिला है और न ही एक भी जीवित प्राणी दिखाई दिया है। ये एक विशाल जंगल है, फिर भी यहाँ एक भी जंगली जानवर तक मौजूद नहीं है। उसके अनुसार ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं हो सकती, लेकिन समूह के कुछ लोग उसकी इस आशंका को गंभीरता से नहीं लेते और उसे बेकार की चिंता मानकर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लिन युआन की बात सुनकर कुछ लोग उसकी बात को फिर भी गंभीरता से नहीं लेते। उनका कहना होता है कि इतनी खतरनाक जगह में जंगली जानवरों का न होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन लिन युआन दृढ़ता से कहता है कि यह बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता। उसके अनुसार जहां इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हो, वहां स्पिरिट बीस्ट्स का होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां एक भी साधारण जंगली जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, आसपास कोई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद है, जिसकी मौजूदगी से सभी जीवित प्राणी भयभीत होकर दूर रह रहे हैं। वो सभी को सतर्क रहने की सलाह देता है और चेतावनी देता है कि खतरा किसी भी समय सामने आ सकता है। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे पहले भी यहाँ आ चुका हो। इसी बीच समूह को एक विशाल पर्पल डे लिली दिखाई देती है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये कम से कम 3000 वर्ष पुरानी स्पिरिट हर्ब है। लिन युआन तुरंत पहचान लेता है कि पर्पल डे लिली 5वीं श्रेणी की स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल का मुख्य घटक है। इतना ही नहीं, इसे सेवन करने से स्पिरिचुअल रूट्स और जन्मजात टैलेंट तक सुधर सकते हैं। अपनी कमजोर 5 स्पिरिचुअल रूट्स को याद करते हुए वो मन ही मन सोचता है कि अगर उसे ये दुर्लभ हर्ब मिल जाए तो उसका पूरा भविष्य बदल सकता है। ये ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे कृत्रिम रूप से उगाया ही नहीं जा सकता। समूह के सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत उसे तोड़ने की बात करते हैं। शेन ल्यूली मुस्कुराकर लिन युआन से पूछती हैं कि क्या वो जाकर पर्पल डे लिली तोड़ना चाहेगा, लेकिन लिन युआन तुरंत मना कर देता है। उसे लगता है कि इतनी दुर्लभ स्पिरिट हर्ब के आसपास अवश्य कोई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट पहरा दे रहा होगा। उसकी वर्तमान कल्टीवेशन ऐसी जगह सीधे जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग उसकी सावधानी का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना होता है कि आसपास कोई स्पिरिट बीस्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तभी शेन ल्यूली सभी को डांट देती हैं। वो स्पष्ट कहती हैं कि ऐसे स्थान पर सावधानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वे सबको लिन युआन से सीखने की सलाह देती हैं और चेतावनी देती हैं कि लापरवाही करने वाले लोगों को अक्सर मरने का कारण भी समझ नहीं आता। आखिरकार सीनियर सिस्टर जाओ स्वयं पर्पल डे लिली लेने आगे बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचती हैं, अचानक जमीन के भीतर से एक विशाल जायंट पाइथन बाहर निकल आता है। शेन ल्यूली तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं और बाकी डिसाइपल्स को पीछे रहने का आदेश देती हैं। वो लिन युआन से कहती हैं कि जब तक वो इस स्पिरिट बीस्ट को रोकती हैं, तब तक वो बाकी सभी का ध्यान रखे। लिन युआन पूरे सम्मान से उनकी बात मान लेता है। लड़ाई शुरू होते ही लिन युआन स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह कम से कम 3रे स्तर का स्पिरिट बीस्ट है। उसकी चमड़ी इतनी मजबूत है कि शेन ल्यूली के लगातार हमले भी उसकी रक्षा नहीं तोड़ पा रहे। लिन युआन समझ जाता है कि यदि यह जायंट पाइथन पर्पल डे लिली की रक्षा में बैंधा न होता तो शायद अब तक कहीं और निकल चुका होता। स्थिति को देखते हुए वो सुझाव देता है कि सभी लोग धीरे धीरे पीछे हट जाएं ताकि लड़ाई की चपेट में न आए। लेकिन शेन ल्यूली की एक डिसाइपल उसकी बात का गलत अर्थ निकालती है। वो गुस्से में कहती है कि उनका मास्टर अकेले डीमन बीस्ट से लड़ रहा है और लिन युआन मदद करने के बजाय भागने की बात कर रहा है। लिन युआन मन ही मन उसकी सोच पर हैरान
हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि बिना स्थिति समझे भावनाओं में बहना सबसे बड़ी मूर्खता है। वो डिसाइपल बाकी जूनियर सिस्टर्स को भी अपने साथ लेकर शेन ल्यूली की सहायता करने दौड़ पड़ती है। जाते जाते वो लिन युआन को डरपोक कहती है। लिन युआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है कि हमला मत करो, तुरंत बचकर हट जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि शेन ल्यूली स्वयं अपने डिसाइपल्स को पीछे हटने का आदेश देती हैं। कुछ डिसाइपल कहते हैं कि वे अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जाएंगे और अंत तक साथ लड़ेंगे। लिन युआन समझ जाता है कि यदि वे वहीं रुके रहें तो सभी की जान जा सकती है। वो जबरदस्ती उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो एक डिसाइपल को थप्पड़ मार देता है ताकि वो होश में आए और पीछे हटे। वो डिसाइपल तुरंत शिकायत करने लगती है कि लिन युआन ने उस पर हाथ उठाया है। शेन ल्यूली भी गुस्से में कहती हैं कि यदि उसके अपने डिसाइपल उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अंत में वो सबको वहां से पीछे हटने का आदेश देती हैं और कहती हैं कि पहले सुरक्षित स्थान पर जाकर आराम करेंगे। कुछ डिसाइपल दुखी होकर पर्पल डे लिली का जिक्र करते हैं, लेकिन शेन ल्यूली बिना रुके आगे बढ़ जाती हैं। दूर खड़े एक एल्डर ये सब देखकर मन ही मन सोचते हैं कि बाकी डिसाइपल भावनाओं में बह गए, लेकिन लिन युआन ने पूरे समय सबसे सही निर्णय लिया। उन्हें इतना प्रभाव पड़ता है कि वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि काश लिन युआन उनका अपना डिसाइपल होता। इसी बीच अचानक पूरे क्षेत्र का सफेद कोहरा बदलने लगता है। देखते ही देखते वो ब्लड मिस्ट में बदल जाता है और तेजी से चारों ओर फैलने लगता है। सभी एल्डर्स तुरंत चेतावनी देते हैं कि सभी लोग ऊपर की ओर उड़ें। ब्लड मिस्ट बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है और यदि कोई देर कर गया तो उसके बचने की संभावना नहीं होगी। लिन युआन भी तुरंत सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। कुछ ही क्षणों में ब्लड मिस्ट अपनी असली शक्ति दिखाता है। वो आसपास के कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलने लगता है। अचानक जूनियर सिस्टर लाई ब्लड मिस्ट की चपेट में आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी साथी डिसाइपल तुरंत शेन ल्यूली से विनती करती हैं कि वे जाकर उसे बचाएं, लेकिन लिन युआन तुरंत शेन ल्यूली को रोकता है। वो याद दिलाता है कि ब्लड मिस्ट इतना खतरनाक है कि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स तक उसमें मारे जा सकते हैं। यदि शेन ल्यूली भी अंदर चली गई तो परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। कुछ डिसाइपल लिन युआन की बात सुनकर भड़क उठते हैं। उनका कहना होता है कि जूनियर सिस्टर ली उनकी अपनी साथी है और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। लिन युआन शांत लेकिन कठोर स्वर में जवाब देता है कि अगर उन्हें इतना विश्वास है तो वे स्वयं जाकर उसे बचाएं। जब वे कहते हैं कि उनकी कल्टीवेशन पर्याप्त नहीं है तो लिन युआन उन्हें चुप रहने को कहता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि पर्पल डे लिली के समय भी उन्होंने उसकी चेतावनी नहीं मानी थी। उसी लापरवाही के कारण शेन ल्यूली पहले ही घायल हो चुकी हैं। अगर अब भी वे भावनाओं में बहकर शेन ल्यूली को ब्लड मिस्ट में भेज देंगे तो आगे नैसेंट सोल एक्सपर्ट के केव की खोज कौन करेगा। वो साफ कहता है कि सेक्ट लीडर ने पहले ही ब्लड मिस्ट के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। यदि शेन ल्यूली भी उसमें मारी गई तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर होगी। एक डिसाइपल आंसू भरकर कहती है कि वो केवल अपनी जूनियर सिस्टर को मरते हुए नहीं देख सकती। शेन ल्यूली बीच में आकर लिन युआन से कहती हैं कि वो इतना कठोर व्यवहार न करे। उनके अनुसार उनकी डिसाइपल की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन लिन युआन हल्की हंसी के साथ कहता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर समय दूसरों की मूर्खता का बोझ उठाता रहे। यदि लोग बार बार चेतावनी सुनकर भी अपनी भावनाओं में बहेंगे तो उनके साथ रहना स्वयं अपनी मौत को बुलाना होगा। फिर वो शेन ल्यूली से कहता है कि अब बेहतर होगा वे अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ें। शेन ल्यूली उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि इस केव की वास्तविक खतरनाक स्थिति अब सभी देख चुके हैं। यदि लिन युआन उनके साथ रहेगा तो उसकी सुरक्षा अधिक होगी, लेकिन लिन युआन सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वो कहता है कि इस केव का खतरा जितना भयावह है उससे भी अधिक खतरनाक ऐसे साथी हैं जो बिना सोचे समझे हर बार पूरे समूह को संकट में डाल देते हैं। इसलिए वो अकेले आगे बढ़ना ही उचित समझता है। कुछ डिसाइपल उसकी बात सुनकर फिर गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो किसे बेकार साथी कह रहा है। लिन युआन बिना झिझक जवाब देता है कि यदि उसे जाना है तो वो अभी चला जाएगा, फिर समय ही बताएगा कि सही कौन था। शेन ल्यूली आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि उनके साथ रहने पर वो कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा, लेकिन लिन युआन फिर भी अपने निर्णय पर अडिग रहता है। जाते जाते वो शेन ल्यूली को सम्मानपूर्वक सलाह देता है कि जब समय आए और कोई बोझ पूरे समूह की जान खतरे में डालने लगे तो कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कुछ डिसाइपल फिर से भड़क उठते हैं और उसे अपशकुन कहने लगते हैं। लिन युआन शांत भाव से उनकी बातों को अनसुना कर देता है। अंत में वो शेन ल्यूली को प्रणाम करता है, उन्हें सावधान रहने की शुभकामना देता है और अकेले ही आगे की खोज पर निकल पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसका अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और ऐसे ही शानदार डोंग हुआ, मैन हुआ और कल्टीवेशन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।